प्रत्ययवाद अथवा आदर्शवाद बीए पार्ट प्रथम के प्रथम पेपर में हम आज आदर्शवाद का अध्ययन करेंगे। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले हमने उदारवाद का अध्ययन किया। आदर्शवाद, जिस प्रकार उदारवाद राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध के ऊपर स्थापित है, उसी प्रकार आदर्शवाद भी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध के ऊपर स्थापित है। आदर्शवादी विचारधारा राज्य को सर्वे सर्वा मानती है। जहाँ हमने उदारवाद पढ़ा था, तब उदारवाद में उदारवादी विचारधारा राज्य को सर्वे सर्वा नहीं मानती, वह व्यक्ति को प्रमुख मानती है, अर्थात लक्ष्य मानती है, और राज्य को साधन मानती है। इसके विपरीत आदर्शवादी विचारधारा राज्य को साध्य, अर्थात राज्य लक्ष्य अपने आप में और व्यक्ति उसका साधन है। राज्य नैतिक है, इसलिए राज्य के आदेशों के पालन करना चाहिए, चाहे राज्य कैसे भी आदेश दे उनका पालन हो। राज्य विश्वात्मा का रूप है, अर्थात राज्य चेतना द्वारा पैदा हुआ है, अर्थात ये विचारधारा चेतना, आत्मा, विश्वात्मा, मन आदि के आधार पर राज्य की स्थापना करती है। इसलिए ऐसी विचारधारा को आदर्शवादी विचारधारा या प्रत्ययवादी विचारधारा कहते हैं। सबसे पहले हम आदर्शवाद का सामान्य परिचय देखते हैं कि आदर्शवाद या प्रत्ययवाद का आधार आध्यात्मवाद अर्थात चेतना है। प्रत्ययवाद राज्य को विश्व चेतना का मूर्त एवं साक्षात रूप मानता है। और इस आधार पर राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति एवं अन्य समुदायों को साधन मानता है। यह विचारधारा व्यक्ति एवं समाज पर राज्य की सर्वोच्चता की स्थापना की समर्थक है। विद्यार्थियों को जैसा मैंने अभी बताया, वैसे ये यहाँ हम इस विवरण में देखते हैं कि राज्य आदर्शवाद के अनुसार विश्व चेतना का मूर्त रूप या साक्षात रूप है, अर्थात राज्य उस ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है, या उस जैसे हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, अर्थात राज्य सेम समान ऐसी है जैसे ईश्वर है। जिस प्रकार हम ईश्वर को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, उसी प्रकार राज्य को भी सर्वे सर्वा माने, अर्थात उसे साध्य माने, और हम साधन के रूप में काम करें या उसके उपयोग में आए। यह विचारधारा व्यक्ति एवं समाज पर राज्य की सर्वोच्चता की स्थापना की समर्थक है। इस विचारधारा की शुरुआत प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन में दिखाई देती है। सुकरात का मत था सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात प्राचीन यूनानी विचारक जो प्लेटो के गुरु थे, उन्होंने ज्ञान की परिभाषा की है कि जो सद्गुण हैं वो सब ज्ञान है। और सद्गुण कहाँ स्थापित होते हैं? आत्मा में, अर्थात जो आत्मा के गुण हैं वो सही मायने में ज्ञान है। इसी प्रकार प्लेटो राज्य के शरीर सिद्धांत में, अर्थात सावयव सिद्धांत में, जिसको हम अध्ययन करेंगे इसी के अंतर्गत, कि प्लेटो राज्य के सावयव सिद्धांत में विश्वास करता है, और उसका मत था कि राज्य मानव आत्मा का बृहद रूप है। कि जिस प्रकार प्लेटो का मत है कि जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा के जो गुण हैं
वो राज्य के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम राज्य के सदस्य होते हैं तो वही गुण बड़ी मात्रा में राज्य में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा नैतिक है, उसी प्रकार राज्य भी नैतिक है। तो मनुष्य की आत्मा का बृहद रूप राज्य है, अर्थात व्यक्ति ने राज्य नहीं बनाया। अरस्तु का विचार इसी प्रकार अरस्तु का विचार था कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति को सद्जीवन प्रदान करने के लिए है। अरस्तु ने भी राज्य को प्राकृतिक माना। ये विचारधारा राज्य को प्राकृतिक मानती है, नैतिक मानती है, विश्वात्मा का रूप मानती है। तो अरस्तु भी राज्य को प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं कि राज्य व्यक्ति को सद्जीवन प्रदान करने के लिए, अर्थात व्यक्ति सद गुणयुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य में रहता है। आधुनिक युग में रूसो के राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। उसने राज्य के शरीर सिद्धांत को स्वीकारते हुए राज्य को एक ऐसा नैतिक प्राणी बताया है जो सबके कल्याण की सामान्य इच्छा को धारण करता है। रूसो के अलावा आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं कांट, फिक्टे, ब्रैडले और बोसांके। आधुनिक युग में जैसे रूसो के आदर्शवाद को हम देखते हैं तो रूसो राज्य को ऐसी सामान्य इच्छा धारण करने वाला मानता है जो सभी के कल्याण की कामना करता है, अर्थात मनुष्य पर राज्य की प्राथमिकता सिद्ध करता है और सामान्य इच्छा ही मनुष्य की आदर्श इच्छाओं का योग्य और मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करती है। अर्थात इसका मतलब भी यही हुआ कि मनुष्य सदाचार युक्त जीवन राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। आधुनिक युग में ब्रैडले, कांट, फिक्टे, बोसांके आदि आदर्शवादी विचारक हैं। अब हम आदर्शवाद का अर्थ अर्थात इसका अभिप्राय पढ़ते हैं कि आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति आइडिया शब्द से हुई है। आइडिया का अर्थ है विचार अथवा प्रत्यय। यह विचारधारा मानती है कि समस्त दृश्य एवं अदृश्य जगत का आधारभूत कारण विचार जगत है। प्रत्ययवाद राज्य एवं इससे संबंधित समस्याओं पर यथार्थवादी एवं भौतिकवादी ढंग से विचार नहीं करता, अपितु आदर्शवादी एवं इंद्रियातीत ज्ञान के आधार पर विचार करता है। इंद्रियातीत ज्ञान से तात्पर्य मतलब ये ऐसी विचारधारा है जो यथार्थवादी ढंग से, अर्थात राज्य प्रत्यक्ष रूप में क्या है इस पर विचार नहीं करती। ये कल्पना के आधार पर इंद्रियातीत ज्ञान जो इंद्रियों के अनुभव से परे का ज्ञान है, जो कल्पना पे आधारित है, उसके आधार पर यह अपनी अर्थ या उपयोगिता सिद्ध करती है। अतः इसे आदर्शवादी विचारधारा अथवा आदर्शवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह कल्पना पर आधारित है। प्रत्ययवाद के विभिन्न लक्षणों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हॉबहाउस ने इसे दार्शनिक सिद्धांत कहा है, बोसांके ने आध्यात्मिक सिद्धांत, गैटेल ने नैतिक सिद्धांत, मैकाइवर ने रहस्यात्मक सिद्धांत और CEM जोड़ ने निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा है। आधुनिक युग में आदर्शवाद के दो प्रमुख संप्रदाय या वर्ग स्वीकार किए गए जिन्हें उग्र आदर्शवाद जैसे जर्मन आदर्शवाद कहते हैं, जिसके प्रतिपादक हीगल हैं, जर्मन विचारक हीगल, और दूसरा आदर्शवाद ब्रिटिश प्रत्ययवाद या उदार आदर्शवाद है जिसके प्रतिपादक टॉमस हिलग्रीन हैं। इसका अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। अब है प्रत्ययवाद की मूल विशेषताएं।
कि प्रत्ययवाद की मूल विशेषताएं, अर्थात प्रत्ययवाद की मूल लक्षण क्या हैं। पहला है, प्रत्यय ही अंतिम सत्य है। प्रत्ययवाद अपनी प्रकृति से भौतिकवाद से एकदम उल्टा है, जहाँ भौतिकवाद मानता है कि सृष्टि का मूल आधार पदार्थ है। जैसा हम आगे मार्क्सवाद पढ़ेंगे, वो भौतिकवादी विचारधारा है। वह किसी कल्पना में विश्वास नहीं करती और वह मान के चलती है कि इस सृष्टि का जो आधार है वह पदार्थ है, अर्थात जो कुछ भी दृश्य जगत में है वो पदार्थ है और उनमें परिवर्तन ही विकास है। किंतु प्रत्ययवाद मानता है कि सृष्टि का मूल कारण या मूल आधार प्रत्यय है, चेतना है या कल्पना है। प्रत्ययवादियों का मत है कि समस्त भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति इसी प्रत्यय से हुई है, इसी चेतना से हुई है। साधारणतया प्रत्यय का जो अर्थ है चेतना, विश्वात्मा, मन, आत्मा आदि किया जाता है। दूसरा है, राज्य एक नैतिक संस्था है। समस्त प्रत्ययवादियों का मत है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है। वे मानते हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य एक परम आवश्यक शैक्षिक एवं नैतिक संस्था है। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा ये मान के चलती है कि राज्य स्वयं नैतिक है, इसलिए व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अपना नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। तीसरा है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक का मतलब प्राकृतिक संस्था, जैसे अरस्तु मानते थे कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था की मनुष्य की प्रकृति में ही राज्य निहित है। सभी प्रत्ययवादियों ने व्यक्तिवाद एवं उपयोगितावाद के इस मत का खंडन किया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसकी स्थापना मनुष्यों ने अपने भौतिक स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए की है। प्रत्ययवादियों के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था है। अर्थात प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी मान के चलते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने नहीं किया, ये प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए यह एक नैतिक संस्था है। चौथा है, राज्य की सावयव धारणा में विश्वास। सावयवी सिद्धांत राज्य के वह सिद्धांत है जहाँ जैसे मनुष्य एक शरीर है और मनुष्य शरीर विभिन्न अंगों के परस्पर जुड़ने से उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार राज्य भी एक शरीर है, जैसा प्लेटो ने कहा कि राज्य मानवीय आत्मा का बृहद रूप है ना। तो उसी प्रकार राज्य भी एक शरीर है और उसके अंग के रूप में व्यक्ति है। सावयवी धारणा के समर्थन में आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक व अमूर्त प्राणी है जिसके पास अपनी इच्छा है, जिसे वे सामान्य इच्छा कहते हैं। अर्थात राज्य एक अमूर्त प्राणी है, दिखाई नहीं देने, जिस मतलब मूर्त रूप में प्राणी नहीं है, अमूर्त प्राणी जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसकी अपनी इच्छा है, जिसे वे सामान्य इच्छा कहते हैं। ऐसी इच्छा जिसमें सभी व्यक्तियों के कल्याण की इच्छा है, जो सभी के कल्याण करने वाली इच्छा है। दूसरा, राज्य का अपना व्यक्तित्व है तथा अपनी इच्छा शक्ति है, अतः उसके अपने जीवन के निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य भी हैं। अर्थात राज्य क्योंकि एक मानव शरीर की भांति है, तो उसके भी अपने, जिस प्रकार मानव जीवन का एक निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है, उसी प्रकार राज्य का भी निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य है। व्यक्ति का राज्य से भिन्न एवं अलग कोई निजी या व्यक्तिगत हित नहीं होता। जिस प्रकार अंग का हित स्वतः ही शरीर में निहित होता है, उसी प्रकार राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक हित में ही व्यक्ति का व्यक्तिगत हित निहित होता है। इसका यह भी अर्थ है कि व्यक्ति व राज्य में कोई विरोध नहीं है। अर्थात
जो राज्य का हित है, क्योंकि व्यक्ति राज्य के अंग हैं, अंगों का अपना कोई अलग से हित नहीं होता, अर्थात अंग का भी हित व्यक्ति शरीर के हित में निहित है, उसी प्रकार व्यक्ति का हित भी राज्य के हित में निहित है। अगला इसी सावयवी धारणा का अगला बिंदु है कि जिस प्रकार अंग सदैव शरीर के अधीन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति सदैव राज्य के अधीन होता है। जिस प्रकार इसका तात्पर्य है कि जैसे अंग को शरीर आदेश देता है, वैसे ही व्यक्ति को राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए, अर्थात राज्य के आदेशों के पालन करने में ही व्यक्ति का हित भी निहित है। जिस प्रकार शरीर साध्य होता है और अंग साधन होते हैं, उसी प्रकार राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, अर्थात व्यक्ति का अपना कोई लक्ष्य नहीं है, राज्य के लक्ष्य में, राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। अगला है राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। सभी प्रत्ययवादी विचारकों ने राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकारा है और विशेषकर उग्र आदर्शवादी हीगल ने राज्य को निरंकुश, सर्वशक्तिमान, त्रुटिहीन माना है। और हीगल तो यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता ही राज्य के आदेशों का पालन करने में निहित है। किंतु उदार आदर्शवादी ग्रीन राज्य का आधार शक्ति नहीं, नैतिक इच्छा को मानते हैं और व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य होता है। यदि राज्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं करे तो ग्रीन राज्य के विरोध का अधिकार भी देते हैं, इसलिए उन्हें उदार आदर्शवादी कहते हैं। उनमें आदर्शवाद तो नहीं थे, अर्थात वो राज्य को नैतिक तो मानते हैं लेकिन साथ में उदारवादी भी हैं। अगला है राजनीति और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध। सभी प्रत्ययवादी मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। राज्य नैतिक चेतना की ही अभिव्यक्ति है, अतः राजनीतिक कर्तव्यों एवं नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होता। उनका मत है कि कानून राज्य की नैतिक इच्छा की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए सभी व्यक्तियों को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए। उन्हीं में उनके हित सुरक्षित है, उन्हीं में उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला है राज्य वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी आदर्शवादी व्यक्तिवादियों के इस मत का विरोध करते हैं कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। प्रत्ययवादियों का मत है कि राज्य व्यक्ति को वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस संबंध में उनका कहना है कि जब व्यक्ति वासना अथवा अनैतिक इच्छाओं के अनुसार आचरण करता है तो वह स्वतंत्र नहीं परतंत्र होता है, किंतु जब व्यक्ति नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण करता है तो वह वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होता है। अगला है अधिकार संबंधी धारणा। सभी प्रत्ययवादियों ने राज्य के आदेशों के पालन करने में ही अधिकारों को माना है, अर्थात व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता जो भी है वे राज्य के आदेशों का पालन करने में निहित हैं। अगला है नैतिकता पर आधारित राज्य का कार्यक्षेत्र। सभी प्रत्ययवादी मानते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान है, किंतु नैतिक दृष्टि से राज्य की क्षमता तथा उसके कार्यक्षेत्र के विस्तार के बारे में उनमें मतभेद है। उग्र प्रत्ययवादी हीगल का मत है कि राज्य में व्यक्ति को नैतिक बनाने की क्षमता एवं सामर्थ्य है और इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये आदर्शवाद की मूल्य मान्यता हुई। अब हम आदर्शवाद की आलोचना देखते हैं। हम इसकी विशेषताओं को पढ़ने के बाद कि आदर्शवाद में हमें क्या कमियां नजर आती हैं। तो पहला, अंतिम सत्य पदार्थ है, प्रत्यय नहीं।
जैसे व्यक्तिवादी विचारक, उदारवादी विचारक ये मान के चलते हैं कि प्रत्यय से पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु पदार्थ से चेतना की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है। आलोचकों का मत है कि आदर्शवादियों की यह धारणा गलत है कि राज्य की उत्पत्ति विश्वात्मा अथवा मनुष्य की नैतिक चेतना से हुई है और इस प्रकार राज्य एक नैतिक संस्था है। आलोचकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति हिंसा एवं विजय से हुई है। यह समाज की भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न एक भौतिक संस्था है जिसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, राज्य की सावयवी धारणा भ्रमपूर्ण है। प्रत्ययवादियों ने राज्य को एक व्यक्ति अथवा सावयव माना है, किंतु उनकी धारणा गलत है। वस्तुतः जिस प्रकार वन स्वयं वृक्ष नहीं होता अपितु वृक्षों का समूह होता है, उसी प्रकार राज्य स्वयं व्यक्ति नहीं होता अपितु व्यक्तियों का समूह होता है। चौथा है, समाज तथा राज्य में अंतर है। प्रत्ययवादियों ने सैद्धांतिक दृष्टि से समाज व राज्य में कोई अंतर नहीं किया है, अतः व्यवहार में उन्होंने समाज की समस्त रचना एवं शक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है। किंतु उनकी यह मान्यता असत्य है। वास्तविकता यह है कि समाज एक व्यापक संस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति तथा उसके सभी समुदाय अर्थात राज्य भी आता है। पांचवा, राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं। हीगल जैसे उग्र आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च शक्तिशाली एवं पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बताते हैं, किंतु यह मानना गलत है। व्यवहार में हम देखते हैं कि समाज में हमेशा ही ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समुदायों का अस्तित्व रहता है जो नीतिगत आधारों पर राज्य के कानूनों एवं कार्यों का विरोध करने को तैयार रहते हैं। अगला है, राजनीति और नैतिकता में अंतर है। आदर्शवादियों ने राजनीति और नैतिकता में कोई अंतर नहीं किया है। व्यवहार में राजनीति का संबंध कानूनी कर्तव्यों से होता है जो मनुष्य के केवल बाह्य कार्यों से संबंधित होते हैं, किंतु नैतिकता का संबंध नैतिक कर्तव्य से होता है जिसका संबंध मनुष्य के अंतःकरण से होता है। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु सिद्धांत। प्रत्ययवादियों के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें निहित है कि वह समर्पित भाव से राज्य के कानूनों का पालन करे। अगला है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत अवास्तविक है। आदर्शवादी सामान्य इच्छा के सिद्धांत को सावयव मानने की भ्रमपूर्ण धारणा पर आधारित है, अतः इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदर्शवादियों का यह मत भी असत्य है कि राज्य की सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। वास्तव में व्यक्तियों की इच्छाएं स्वतंत्र तथा अलग अलग होती हैं और उनके योग जैसी कोई इच्छा नहीं होती। अतः इस दृष्टि से सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी अवास्तविक है। राज्य साधन है, साध्य नहीं। सभी प्रत्ययवादी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं, जबकि सभी संस्थाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है और मनुष्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन साधनों को बनाया। तो इसलिए राज्य स्वयं साधन है, साध्य नहीं है। आगे हम आदर्शवाद के दो संप्रदायों का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।